Hello dear students, welcome to my video lecture. So in today's video lecture I will explain last type of partial differential equation, that is Lagrange's partial differential equation. So friends, इसका standard form क्या होता है? So the differential equation of the form capital P into small p plus capital Q into small q equals to R. तो यहाँ पर जो capital P, Q, R है, these are just notations. So here capital P, Q and R denote functions of x, y and z. They denote what? Functions of x, y and z. And as you know, small p and small q denote, small p denote करता है del z by del x, small q denote करता है del z by del y. Okay, so अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में है, सम फंक्शन ऑफ x, y, z into p plus some function of x, y, z into q equals to some function of x, y, z, then it is said to be Lagrange's partial differential equation. So in such cases, first of all we find its auxiliary equation or we write its auxiliary equation. तो इसके auxiliary equation का standard form होता है dx upon capital P. तो यहाँ पर capital P कैसे मिलेगा आपको? Small p के साथ जो भी function है that will be our capital P. Okay, then capital Q रहेगा function multiplied to small q and right hand side में जो भी function रहेगा that will be our R. Okay, so first of all we write its auxiliary equation. So it is dx upon capital P equals to dy upon capital Q equals to dz upon capital R. Okay, so this is our auxiliary equation. Now from this auxiliary equation we find two solutions और हमें दो सॉल्यूशंस यहाँ पर फाइंड करने हैं बाय सॉल्विंग दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन. तो इस सॉल्यूशन के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आइदर यूज ग्रुपिंग मेथड और यूज फाइंडिंग सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स मेथड और यूज बोथ द मेथड्स. ओके, बट ग्रुपिंग मेथड क्या होती है? तो ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, dx by p इक्वल्स टू dy अपॉन q कंसिडर करते हैं. ठीक है, और अगर बट ये कंसिडर करने से नहीं चलेगा. ग्रुपिंग तभी पॉसिबल है इफ दिस इंटीग्रेशन और इफ दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेबल. अगर इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन लेना पॉसिबल है तभी जाके आप इस टाइप की ग्रुपिंग ले सकते हैं. इसलिए आपको ग्रुपिंग लेते वक्त बहुत ही कॉन्शियस रहना है दैट ग्रुप शुड बी इंटीग्रेबल. ओके, सो रिमेंबर दिस. तो आप कोई भी ग्रुपिंग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं लाइक dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q और यू मे टेक dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r और dx अपॉन p इक्वल्स टू dz अपॉन r. बट इट शुड बी इंटीग्रेबल. नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है? इट शुड बी इंटीग्रेबल. अगर इनमें से कोई भी ग्रुप इंटीग्रेबल नहीं है तो आप जाएंगे सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स की तरफ. अब सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स की मेथड क्या है? तो इसमें आपको क्या करना होता है? तो देखिए ये हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन, राइट? dx अपॉन p इक्वल्स टू dy अपॉन q इक्वल्स टू dz अपॉन r. और इन्हीं हर एक रेशियो की वैल्यू होती है. ईच रेशियो की वैल्यू यहाँ पर आती है l dx प्लस m dy प्लस n dz अपॉन lp प्लस mq प्लस n r. ओके, ये ऑलवेज ट्रू होता है. ईच रेशियो, हम इसी टर्म को कहते हैं ईच रेशियो. और यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं er इक्वल्स टू l dx प्लस m dy प्लस n dz अपॉन lp प्लस mq प्लस n r. इसे क्या कहेंगे हम? ईच रेशियो. ओके, दिस इज व्हाट ईच रेशियो. अब क्या करना है? सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स में अगर फर्स्ट मेथड फेल हो रही है, कोई भी ग्रुप इंटीग्रेबल नहीं है, if this first case fail then we move towards second case, that is finding the set of multipliers. So यहाँ पर भी कुछ necessary conditions होती है. So we choose values of L, M and N such that, तो देखिए हमें L, M, N की वैल्यू कैसे चूज करनी है? So we choose values of L, M and N such that this LP plus MQ plus NR equals to 0. This value should be equals to 0. This is one necessary condition.
And second necessary condition is this numerator should be integrable. Okay, that means m dx plus m dy plus n dz, this should be integrable. These are two necessary conditions. If these two conditions get fulfilled, then and then only we use this set of multipliers method. तो आगे हम जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये मेथड और भी अच्छे से समझ में आएगी, बट यहाँ पर आपको ईच रेशो क्या है वो बात समझनी है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलएमएन के ऐसी वैल्यू चूज करते हैं कि सो दैट एलपी प्लस एनक्यू प्लस एनआर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। एट द सेम टाइम एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड क्या होना चाहिए, इंटीग्रेबल होना चाहिए। देन दिस मेथड इज एप्लीकेबल। समझो ये भी केस किसी एग्जांपल में फुलफिल नहीं हो रही है, फर्स्ट केस भी फेल हो रही है, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स भी हमें फाइंड नहीं करते आ रहे हैं, तब जाके हमें यूज करनी है थर्ड मेथड, एंड दैट इज द अनदर वे ऑफ ग्रुपिंग। ओके, सो अनदर वे ऑफ ग्रुपिंग इज लाइक dx minus dy upon p minus q equals to dy minus dz upon q minus r equals to dz minus dx upon r minus p, या तो फिर dx minus dz upon p minus r, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे ऑफ ग्रुपिंग। अब यहां से आप कोई भी दो टर्म्स लीजिए, ओके, और यहां पर भी जब आप दो टर्म्स ले रहे हैं, ग्रुप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल dx माइनस dy अपॉन p माइनस q इक्वल्स टू dy माइनस dz अपॉन q माइनस r। समझो मैंने ये वाला ग्रुप कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पर भी नेसेसरी कंडीशन है कि it should be integrable. It should be what? Integrable. Then and then only we can take such a group. Okay, so in this way we solve Lagrange's partial differential equation. तो सबसे पहले आपको इसका टाइप केयरफुली आइडेंटिफाई करना है। सो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू पी प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इंटू क्यू इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और उसी को ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल P इंटू स्मॉल p प्लस कैपिटल Q इंटू स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल R, एंड देयर आफ्टर वी राइट इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे लिखते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx अपॉन कैपिटल P इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R, एंड देन वी सॉल्व दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पर देखिए हमें दो सॉल्यूशंस फाइंड करने होते हैं, तो समझो मुझे किसी भी मेथड से दो सॉल्यूशंस मिल गए, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशन लेते वक्त कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं, है ना, हम c ऐड करते हैं ना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर जबकि आपको दो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं तो डेफिनेटली वी ऐड टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एंड वी डिनोट दोस टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एज ए c1 एंड c2। समझो मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन सॉल्व किया तो उसमें मैं यूज करेगी C1, and that of in second solution I will use C2. Okay, so in this way using these methods I find two solutions. एक solution में रहेगा C1, दूसरे में रहेगा C2. Okay, and if you combine this solution you will get required solution, and hence solution of Lagrange's partial differential equation is f of C1, C2 equals to 0। क्या होता है इसका सॉल्यूशन, f of C1, C2 equals to 0। C1, C2 आपको कहाँ से मिलेंगे, दो सॉल्यूशंस आप जब फाइंड करेंगे तभी आपको C1 और C2 मिलेंगे। ओके, तो ये जो प्रोसीजर है आई होप आपको समझ में आई होगी, बट ये जो प्रोसीजर है अब हमें अप्लाई करनी है। ओके, सो आई विल टेक फ्यू एग्जांपल्स एंड देन वी अप्लाई ऑल दीज केसेस। So first example is solve y square z into p plus x square z into q equals to y square x। Okay, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं some function into p plus some function into q equals to some function, means this is Lagrange's partial differential equation। Okay, so सबसे पहले हमें इसका टाइप मेंशन करना है। सेकेंडली अगर if it is Lagrange's partial
partial differential equation, then we compare it with PP plus QQ equals to R. तो यहाँ पर आपका कैपिटल P आ जाएगा. कैपिटल P क्या होता है? स्मॉल p के साथ जो भी फंक्शन है दैट इज आवर कैपिटल P. तो यहाँ पर कैपिटल P है y स्क्वायर z. कैपिटल Q मीन्स स्मॉल q के साथ वाला फंक्शन, सो इट इज x स्क्वायर z. एंड कैपिटल R मीन्स राइट साइड वाला फंक्शन जिसमें PQ नहीं है, so it is y square x. Okay, and as we know auxiliary equation of Lagrange's partial differential क्या होता है? dx upon p equals to dy upon q equals to dz upon r. Okay, so we write its auxiliary equation. Okay, so auxiliary equation is dx upon capital P equals to dy upon capital Q equals to dz upon capital R. या तो फिर आप डायरेक्टली पी क्यू आर की वैल्यूज भी यहाँ पर रख दे सकते हैं. ओके, सो dx अपॉन p की वैल्यू है अपनी y स्क्वायर z, dy अपॉन x स्क्वायर z इक्वल्स टू dz अपॉन y स्क्वायर x. तो अब हमें क्या करना है? इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्रुपिंग मेथड है, या तो फिर सेट ऑफ मल्टीप्लायर मेथड है, या तो फिर अनदर वे ऑफ ग्रुपिंग भी है. तो सबसे पहले हम इजी वाला ग्रुपिंग वाला मेथड अप्लाई करते हैं. अगर ग्रुपिंग फेल होती है तब जाके हम आगे के केसेस की तरफ चलेंगे. सो यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड देखते हैं. क्या होगा अगर मैंने dx dy ये जो दोनों इक्वेशन से इन्हें कंपेयर कर दिया. ओके, सो हियर आई टेक ग्रुप और कंसिडर ग्रुपिंग. समझो मैंने dx अपॉन y स्क्वायर z इक्वल्स टू dy अपॉन x स्क्वायर z ये वाला ग्रुप मैंने समझो कंसिडर कर लिया. बट ग्रुप लेते वक्त क्या होना चाहिए? वो जो ग्रुप है इट शुड बी इंटीग्रेबल. तो क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि यहाँ पर z जो है कैंसिल हो जाएगा. z कैंसिल हो जाने के बाद हम x स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो x स्क्वायर अगर इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर dx इक्वल्स टू, अब ये जो y स्क्वायर है dy की तरफ चले जाएगा y स्क्वायर dy. तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, है ना. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है, y स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन हमें मालूम है. सो ऑन इंटीग्रेटिंग हियर वी गेट x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है x क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है y क्यूब बाई 3. तो आप देख सकते हैं दोनों भी टर्म्स में 1/3 की टर्म है, तो डेफिनेटली हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में भी 1/3 जोड़ देंगे. तो अपना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जैसे कि हम c लेते हैं तो c की जगह पर हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं? c1, क्योंकि हमें दो सॉल्यूशन चाहिए इसलिए c1 और c2 दो नोटेशंस हम यहाँ पर यूज करेंगे. तो यहाँ पर c1 के साथ भी हम जोड़ देंगे अपॉन 3. नहीं भी जोड़ा तो भी चलेगा, नो कंफ्यूजन. ठीक है, तो ये 3 नहीं भी लिया तो भी चल सकता है, बट हमें सिर्फ c1 की वैल्यू चाहिए. तो ये जो मैंने डिनोमिनेटर में हर एक टर्म में 3 जोड़ दिया है ना, तो अब क्या होगा? ये जो 3 है हर टर्म से हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x क्यूब इक्वल्स टू y क्यूब प्लस c1, बट हमें सिर्फ c1 चाहिए. तो c1 की वैल्यू हमें मिलेगी x क्यूब माइनस y क्यूब. क्या मिलेगा? c1 इक्वल्स टू x क्यूब माइनस y क्यूब. वी डिनोट इट इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब हमें c2 फाइंड करना है. तो c2 फाइंड करने के लिए फिर से हम यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं. फिर से ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम देखेंगे कि दूसरा कुछ ग्रुप लेना पॉसिबल है. तो अगर मैंने सेकंड और थर्ड ग्रुप कंसिडर किया तो क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है? तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा. देखते हैं हम, अगर मैंने dy अपॉन एक्स स्क्वायर जेड इक्वल्स टू dz अपॉन y स्क्वायर x वाला ग्रुप लिया तो यहाँ पर क्या हुआ? ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर बचेगा dy अपॉन एक्स जेड इक्वल्स टू dz अपॉन y स्क्वायर. अब ये जो y है dy की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पर हमें मिलेगा y स्क्वायर dy इक्वल्स टू ये जो z है dz की तरफ चला जाएगा. बट यहाँ पर x के साथ
पास dx नहीं है, राइट। x के साथ dx की टर्म न होने के कारण इसका इंटीग्रेशन लेना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई हम इस ग्रुप को कंसिडर नहीं कर सकते। अब तीसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है, dx के साथ dz, है ना। हमने तीन वे देखे थे ग्रुपिंग के, dx इक्वल टू dy वाला, दूसरा dy इक्वल टू dz वाला, और थर्ड ग्रुप कौन सा है, dx इक्वल टू dz और इनमें से dz इक्वल टू dx, है ना। सो हमने एक ग्रुप लेके एक का सॉल्यूशन तो मिल गया, दूसरा ग्रुप लेना पॉसिबल नहीं है तो हम तीसरा ग्रुप ट्राई करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना ऑब्जर्वेशन से ही पता चलती है, और जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसानी से ग्रुपिंग आइडेंटिफाई करते आएगा, ठीक है। तो मैं अब थर्ड ग्रुप लेने जा रही हूँ, dx इक्वल्स टू dz वाला। ओके, नाउ कंसीडर dx अपॉन y स्क्वायर z इक्वल्स टू dz अपॉन y स्क्वायर x। अब क्या होगा, y स्क्वायर गेट कैंसिल, तो आप देख सकते हैं कैंसिल होने के बाद अपने पास सिर्फ x और z की टर्म बची है, अपने पास सिर्फ dx dz है, इसलिए हमारे पास सिर्फ x और z की ही टर्म बचनी चाहिए, तो x और z की ही टर्म बची है, राइट। मीन्स इसका इंटीग्रेशन अब पॉसिबल है। तो हम x को ले जाएंगे dx की तरफ, z को ले जाएंगे dz की तरफ। नाउ दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेबल, सो ऑन इंटीग्रेटिंग you will get x का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू z का इंटीग्रेशन आएगा z स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा c2, बट इसके भी साथ हम लेंगे अपॉन 2। अब क्या होगा, जो अपॉन वाला 2 है ये सभी टर्म से हट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस c2, और c2 की वैल्यू मिलेगी x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। Okay, so this is our second solution, and by combining these two solutions you will get required solution. Therefore required solution is f of c1 comma c2 equals to 0। ओके, अब c1 की वैल्यू रख देंगे, तो c1 की वैल्यू क्या है अपनी x क्यूब माइनस वाई क्यूब, कॉमा c2 है x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। So this is required solution. So in this way here we have used method of grouping, okay, but grouping should be integrable, right. Now I will take one more example. Now second example is solve mz minus ly into p plus nx minus lz into q equals to ly minus mx. So again this equation is Lagrange's partial differential equation, so we compare it with pp plus qq equals to r form. So these are the values of p, q and r. Now we take its auxiliary equation as a dx by p equals to dy by q equals to dz by r. Then for solution we use grouping method or finding set of multipliers method or another way of grouping method, right. तो ऑब्जर्वेशन से ही मुझे पता चल रहा है, अगर मैंने dx इक्वल्स टू dy वाला कॉम्बिनेशन कंसीडर किया तो इसमें z की टर्म कैंसिल होने में कुछ भी स्कोप नहीं है, मींस dx इक्वल्स टू dy वाला ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अगर आपने dy इक्वल्स टू dz वाला कॉम्बिनेशन देखा तो इसमें x की भी टर्म कैंसिल होने के लिए एक चांस नहीं है, मींस दिस ग्रुपिंग इज आल्सो नॉट पॉसिबल। देन थर्ड ग्रुपिंग इज dx इक्वल्स टू dz, तो dx इक्वल्स टू dz में हमें y की टर्म नहीं चाहिए, है ना, तो फिर से इसमें y की टर्म कैंसिल होने में कुछ भी चांस नहीं है, मींस हियर ग्रुपिंग मेथड गेट फेल, ठीक है। तो अगर ग्रुपिंग मेथड फेल है तो हमें अगली मेथड की तरफ चलना है, दैट इज फाइंडिंग सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स मेथड। तो सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स फाइंड करने से पहले आपको फाइंड करना होगा ईच रेशियो, ठीक है। तो ईच रेशियो हम लेते हैं जनरली l dx प्लस m dy प्लस n dz, बट ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन में ही l m n नोटेशन यूज हुए हैं, दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ l m n हियर आई यूज अनदर नोटेशन से s1 s2 s3, ठीक है, अपॉन आ जाएगा
जाएगा S1 इंटू पी, दैट मीन्स S1 इंटू mz माइनस ny प्लस S2 इंटू nx माइनस mz प्लस S3 इंटू ny माइनस mx. Okay, now we choose such a values of S1, S2, S3 which will make this denominator equals to 0. तो यहाँ पर अगर मैंने S1 को रिप्लेस कर दिया x से, S2 को y से और S3 को z से अगर रिप्लेस कर दिया तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर मतलब ये सब चीजें आपको रफ में करके देखनी है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर x वैल्यू रख दी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा mxz माइनस nxy। वैसे अगर यहाँ पर मैंने y से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिलेगा nxy माइनस nyz, और यहाँ पर z से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा nyz माइनस mxz। तो आप देख सकते हैं mxz माइनस mxz कैंसिल, माइनस nxy प्लस nxy, इस ऑल टर्म्स विल कैंसिल, मींस देयर एडिशन बिकम्स 0, और हमें इसी टाइप की वैल्यू चाहिए। ओके, तो आपका सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स क्या आएगा, x, y एंड z। ओके, सो हियर we take set of multipliers x, y, z such that this denominator is 0 और न्यूमरेटर क्या होगा, इंटीग्रेबल होना, और हमें सिर्फ न्यूमरेटर में ही इंटरेस्ट है क्योंकि न्यूमरेटर ही हमें अपना सॉल्यूशन देने वाला है। सच दैट जो न्यूमरेटर है इट इज इंटीग्रेबल, तो S1 रिप्लेस हो जाएगा सच दैट x dx, S2 की वैल्यू हम ले रहे y, तो प्लस y dy प्लस S3 की वैल्यू हमने क्या चूज की है z, सो z dz इज इंटीग्रेबल, और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी 0 क्योंकि डिनोमिनेटर हम क्या ले रहे हैं 0, सो न्यूमरेटर इज आल्सो इक्वल्स टू 0। और इसका इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है ना, x dx का इंटीग्रेशन आ सकता है, y dy z dz इनकी इंटीग्रेशन आप इजीली ले सकते हैं। ओके, सो ऑन इंटीग्रेटिंग x dx का इंटीग्रेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस y dy का इंटीग्रेशन आएगा y स्क्वायर बाय 2 प्लस z स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देंगे हम c1, और फिर से सभी के साथ अपॉन में 2 है तो c1 के साथ भी हम जोड़ देंगे अपॉन 2। अब ये जो 2 है कैंसिल हो जाएंगे, सो c1 की वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। We denote it equation number 1. This is our first solution. अब हमें एक और सॉल्यूशन चाहिए, तो दूसरे सॉल्यूशन के लिए हम कुछ दूसरा सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स ट्राई करते हैं। S1 S2 S3 की फिर से ऐसे वैल्यू चूज करते हैं कि सो दैट दिस डिनोमिनेटर बिकम 0। तो क्या होगा, अगर मैंने S1 को रख दिया L, S2 को रिप्लेस कर दिया M से और S3 को रिप्लेस कर दिया M से, तो अगर आपने करके देखा तो इनकी भी वैल्यू आपको 0 मिलने वाली है, ठीक है। मतलब आपका सेकेंड जो सेट रहेगा क्या रहेगा, L M एंड M। ओके, सेकेंडली we take set of multipliers L M N such that, हाँ, और आप सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स वेरिएबल भी ले सकते हैं या तो फिर कांस्टेंट भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर L M N मतलब कांस्टेंट्स लिए हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स इज आइदर कांस्टेंट और इट इज वेरिएबल। ओके, सच दैट जो डिनोमिनेटर होता है क्या होता है 0 और न्यूमरेटर इज आल्सो इक्वल टू 0। सो S1 S2 S3 रिप्लेस हो जाएगा L M N से, सो L dx प्लस M dy प्लस N dz इक्वल्स टू 0 एंड इट इज इंटीग्रेबल। ओके, सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट L dx का इंटीग्रेशन आएगा Lx प्लस My प्लस Mz इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा आपका C2। So this is another solution. Okay, and therefore required solution is
of C1 C2 equals to 0. That is f of C1 की वैल्यू क्या है अपनी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा C2 की वैल्यू है lx प्लस my प्लस mz equals to 0. So this is our required solution. ओके, तो इस तरह से अगर ग्रुपिंग मेथड फेल होती है तो हम सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स के मेथड यहाँ पर यूज करते हैं. सो आई होप आपको लैग्रेंजेस मेथड समझ में आई होगी. ओके, सो विद दिस आई स्टॉप माय वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.